हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 12th के चैप्टर 3 का टॉपिक नंबर 3.14 व्हीटस्टोन सेतु। एकदम इजी टॉपिक है। इसके बेस पे दूसरा सेतु भी हम पढ़ेंगे, मीटर सेतु, जिसका प्रैक्टिकल आप लोग बाद में करेंगे। तो ध्यान रखना, एकदम इजी है। चलिए हम बात कर रहे हैं व्हीटस्टोन सेतु, जिसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। उसका डायग्राम किस प्रकार होता है? इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, R1, R2, R3, R4। ठीक है, तो 2 बिंदुओं के बीच में हमने 4 प्रतिरोध लगाए हैं और A और C बिंदु से बैटरी और कुंजी को जोड़ा है। ठीक है, और B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर लगाया है। ये इसका चित्र हो गया। चलिए अब इस चित्र को किस प्रकार लिखना है वो देख लेते हैं। चित्र में दिखाए गए परिपथ को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। ऐसा सेतु जिसमें 4 प्रतिरोध हो और हमने उसे बैटरी और कुंजी से जोड़ा हो, जिसमें गैल्वेनोमीटर भी आता है, उसको कहेंगे हम व्हीटस्टोन सेतु। सेतु में 4 प्रतिरोधक R1, R2, R3 तथा R4 होते हैं, जिसकी अभी हमने बात करी। A तथा C बिंदुओं से एक युग्म से कोई विद्युत स्रोत संबंध है। यहाँ पे हमने देखा है A और C से विद्युत स्रोत क्या है, बैटरी को हमने जोड़ा है। B तथा D के मध्य एक गैल्वेनोमीटर संबंध है। ये भी अभी हमने देखा कि B और D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगाया है। संतुलित सेतु के लिए I3 = 0 मानते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो भी धारा होगी B और D के बीच में, संतुलन के लिए उसको हम 0 मानेंगे। चलिए अब इसका सूत्र किस प्रकार निकालते हैं वो देखते हैं। ये हो गई थियरी की बात। अब देखिए, ये बैटरी से करंट जाएगा, धारा जाएगी, वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी, तो यहाँ से शुरू होगी। तो यहाँ से धारा जा रही है I। अब हमने देखा है कि कोई भी संधि से जब धारा जाती है तो 2 दिशा में, अब यहाँ पे 2 दिशा है तो दोनों दिशा में अलग अलग जाएगी। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे I1 जा रही है, यहाँ पे I2। ये ध्यान देना, ये धारा पहले I थी, फिर यहाँ से 2 भागों में अलग अलग होगी, तो ये हो गई I1, I2। जैसे मान लो आपके 2 भाई हैं और आपके पास 6 रुपए हैं, तो आपने एक को 3 दिया, दूसरे को 3 दिया। इसी प्रकार का है कि पहले I था, फिर यहाँ से 2 भाग में डिवाइड हो गई I1 और I2। अब एक एक देखेंगे। I1 यहाँ आगे जाएगा B तक, तो यहाँ से भी 2 भागों में जाएगा। यहाँ पे जाएगा I3 और यहाँ पे जाएगा I4। ठीक है, I2 की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए I2 D पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा I5। अब I5 और I4 दोनों बाहर निकल के वापस क्या बन जाएंगे, I। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वापस से देखते हैं। I थी धारा हमारे पास, A से ये 2 भागों में डिवाइड हो गई, तो ये हो गई I1 और I2। I1 आगे गई तो B से आगे ये हो गई I3 और यहाँ पे I4। और ये जब D पे गई तो यहाँ पे क्या हो गई, I5 और I5, I4 दोनों जब C से बाहर निकलेगी तो वापस से I हो जाएगी। मतलब पहले जितनी थी उतनी ही वापस हो जाएगी। ठीक है, ये क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, चित्र से हम ये बता सकते हैं I4 की कीमत क्या होगी। I4 = अब देखिए I1 में से I3 निकालेंगे तो हमें I4 मिलेगा। तो I4 क्या होगा, I1 - I3। ये चीज ध्यान रखना। I4 यहाँ पे आ रही है, वो कितनी आएगी। अब I1 में से I3, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे अगर I1 का कुछ मान होगा, उसमें से कुछ मान यहाँ पे चला गया, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो I4 मिलेगा। तो I4 क्या होगा, I1 - I3। उसी तरह I5 क्या होगा। अब यहाँ देखिए I5 में I2 भी आ रही है और I3 भी आ रही है। I3 नीचे की तरफ आ रही है ना, तो यहाँ से फिर ये भी बाहर निकलेगी, तो I5 होगा I2 + I3, I2 +
I3। मतलब जब ये दोनों जुड़ेंगे आगे जाके तब हमें मिलेगी I5। ठीक है, I2 भी इधर को जाएगी और I3 भी इधर को ही जाएगी, तो I5 हमें क्या मिलेगा, I2 प्लस I3। और I3 क्या है, संतुलन के लिए उसको हमने 0 माना है। ठीक है, संतुलन के लिए 0 माना है, तो अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूँ तो I4 किसके बराबर हुआ, I1 के, और I5 किसके बराबर हुआ, I2 के। ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम आगे देखते हैं, एक एक की बात करेंगे, एक एक तार की। ठीक है, पहले हम ए बी लेंगे, तो VAB क्या होगा, VA माइनस VB। अब VAB में क्या है, धारा है I1, प्रतिरोध है R2, तो इसको हम क्या लिखेंगे, I1 R2। ठीक है, तो VAB क्या मिला मुझे, I1 R2 नंबर 1। उसी तरह VBC, VB माइनस VC, तो VBC में क्या है, धारा है I4 और R4, तो यहाँ पे क्या होगा, I4 R4, तो VBC मुझे क्या मिला, I4 R4। ये हो गया VBC I4 और R4। अब हमने यहाँ पे देखा है I4 किसके बराबर है, I1 के, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, I4 के बराबर मैं I1 R4 लिख सकती हूँ। R4 की जगह मैंने I1 लिखा, यहाँ पे लिख दीजिए ब्रैकेट में I4 इज इक्वल टू I1, तो VBC मुझे मिला I1 R4, ये मिला नंबर 2। अब इसी तरह VAD का क्या होगा, VA माइनस VD। VAD में क्या है, धारा I2 है और R1 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, I2 R1। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे लिख दीजिए VAD होगा I2 R1 नंबर 3। और इसी तरह VCD क्या होगा, VC माइनस VD, तो इसमें क्या है, धारा I5 और R3। यहाँ पे मैं DC लिख दूँ क्योंकि DC की तरफ जा रही है। VDC इज इक्वल टू VD माइनस VC, तो ये होगा I5 R3। अब हमने यहाँ देखा I5 किसके बराबर है, I2 के, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी I2 R3। क्यों, क्योंकि I5 बराबर है I2 के। ये समझ में आया, तो यहाँ पे लिखो VDC क्या है, I2 R3, ये हुआ नंबर 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब समीकरण 1 और 3 को देखेंगे, तो एक मेरा क्या है, I1 R2 इज इक्वल टू, और तीसरा क्या है, I2 R1। ठीक है, उसी तरह समीकरण 2 और 4 से, 2 कौन सा है, I1 R4 इज इक्वल टू, और 4 कौन सा है, I2 R3। ये लिख लिया, इसको दे दो 5 और 6। अब समीकरण 6 को 5 से भाग करना है, तो क्या होगा, I1 R4 अपॉन I1 R2 इज इक्वल टू I2 R3 अपॉन I2 R1। ठीक है, भाग कैसे करते हैं, इसके नीचे ये लिखा, इसके नीचे ये लिखा, ऐसे ऐसे हमने भाग किया है। तो I1 कैंसिल, I2 कैंसिल, तो क्या मेरा R4 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R1। ठीक है, तो R4 अगर हमें चाहिए तो R4 इज इक्वल टू R2 R3 अपॉन R1। ये मिल गया हमें व्हीटस्टोन सेतु का समीकरण या सूत्र। अब इसमें से ये 4 प्रतिरोध है, इसमें से आपको जो भी अज्ञात प्रतिरोध हो उसको ढूंढ सकते हो। जैसे R4 हमें ढूंढना है तो R2 को ऊपर ले गए, R3 ढूंढना है तो R1 को ऊपर ले जाओ। तो आपको चारों में से कोई भी प्रतिरोध ढूंढना हो तो आप इस तरह से ढूंढ सकते हो, लेकिन आपके पास
3 प्रतिरोध की कीमत होनी चाहिए, मतलब कि 3 प्रतिरोध ज्ञात होने चाहिए और बाकी का एक अज्ञात होना चाहिए, तभी आपको अज्ञात प्रतिरोध मिलेगा। तो एकदम इजी था, हमने एक एक तार लेके और जो उसमें धारा है और प्रतिरोध है उनको लिखा है और फिर हमने आखिरी में भाग कर दिया है। तो एकदम इजी है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस आपको चित्र में धारा को किस तरह वितरण करना है वो ध्यान रखना है और ये वाला जो भाग है ये ध्यान रखना है, उसके बाद आगे का पूरा इजी हो जाएगा।